खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अलवर से गए भक्तों के परिजनों में बनी चिंता। कुशलता की जानकारी लेने में जुटे रहे लोग। हादसे में अनेक लोगों की गई है जान। सरिस्का में बसे गांवों के विस्थापन के लिए सरकार अब बदलेगी पैकेज। अटकी प्रक्रिया होगी तेज। एक्सप्रेस वे पर चालक और कंडक्टर से हुई करीब 3 लाख की लूट। सवाई माधोपुर जाते वक्त अज्ञात बदमाशों ने पिनान में दिया अंजाम। और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर रहा गांव बंद। अलवर परिक्षेत्र के अनेक गांवों में गतिविधियां रही ठप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। महाकुंभ में मची भगदड़ और कई लोगों की मौत के बाद अलवर से गए भक्तों के परिजनों में चिंता बढ़ गई। कुशल क्षेम की जानकारी मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली। एक दिन पहले ही अलवर से रोडवेज की महाकुंभ स्पेशल बस सेवा आरंभ हुई थी। प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर गत देर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत होने के साथ ही 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं अलवर सहित राजस्थान से भी लोग ग्रुपों और परिवार के साथ महाकुंभ गए हुए हैं। ऐसे में उनके परिजनों को चिंता सताने लगी। साथ ही वे फोन पर उनके सकुशल होने की खबर लेने में लगे रहे। वहीं पीएम मोदी ने भी भगदड़ में जान गंवाने वाले भक्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि जयपुर और अलवर के करीब 50 भक्त मंगलवार शाम राजस्थान रोडवेज की बस से महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे। उधर अलवर रोडवेज आगार से गई बस के ड्राइवर ने फोन पर बताया कि कुंभ में हुए हादसे के बाद 150 किलोमीटर दूर ही जाम लग गया। ऐसे में यह बस भी जाम में फंस गई। साथ ही कई घंटे जाम से निकलने में लग गए। आखिरकार वे भक्तों को लेकर सुरक्षित महाकुंभ पहुंचे। मत्स्य नगर आगार के प्रबंधक संजय चौधरी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही अलवर से महाकुंभ स्पेशल बस आरंभ हुई है। प्रयागराज कुंभ 2025 के लिए मत्स्य नगर आगार की तरफ से एक वाहन प्रतिदिन लगाई गई है, जिसका समय दोपहर 15 बजे का है, यानी कि 3 बजे का। और ये वाहन भरतपुर 6:30 बजे और प्रयागराज मॉर्निंग में 4:30 बजे पहुंचेगी। और यही वाहन दूसरे दिन पहुंचने के बाद में 7:15 बजे प्रयागराज से चलेगी और भरतपुर 5 बजे आ जाएगी। अलवर सुबह ये 8:30 बजे आ जाएगी। कल ये वाहन का चालू किया गया था 28 तारीख से, और उसके उपरांत इसमें अलवर से बस स्टैंड से 27 सवारी जो जानकारी है रिकॉर्ड के हिसाब से, और भरतपुर से उसका ऑनलाइन ऑलरेडी 17 यात्रियों को हो गया। गाड़ी फुल चल रही है। और 8 तारीख तक ये स्लीपर है जो वो कंप्लीट हो चुकी है और लोगों में बड़ा उत्साह है गाड़ी में बैठने के लिए। और इसका किराया है जो सीटर वाला 960 रुपये का है और स्लीपर का 1010 रुपये है। और ये जब तक मेला चलेगा यात्री भार को देखते हुए कंटिन्यू चलाया जाएगा। और यात्रियों में भी स्टैंड पे आके बड़ा उत्साह है ऑनलाइन के लिए, और रिजर्वेशन के लिए बार बार आ रहे हैं, फोन भी आ रहा है। तो इस गाड़ी को लगातार चलाएंगे और इसमें यात्री ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक जा सके, इसके लिए 2 इसमें चालक भेजे जा रहे हैं और एक परिचालक है, और अच्छे चालकों को और परिचालकों को इन वाहनों पर भेजा जा रहा है। उधर अलवर निवासी भक्त दीनदयाल और विनोद शर्मा ने बताया कि भगदड़ की खबर मिलने पर वे आशंकित हो गए थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। वे कुंभ में धनुष गेट के पास पहुंचे और मौनी अमावस्या पर स्नान किया। और ये सब अफवाहें हैं, भगदड़ की ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ भगदड़ नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं। बड़े आराम से स्नान हो रहे हैं और बड़े प्यार से स्नान हो रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। और ये अलवर से आए हुए भक्तगण, अलवर से, जयपुर से, स्कीम नंबर 1 से 29 जनवरी 2025 आज का शाही स्नान यहाँ प्रयागराज में हम सब अलवर से आए हुए 26 भक्तगण आए हुए हैं जो आज यहाँ स्नान करेंगे। यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी की व्यवस्था ऐसी शानदार चल रही है जिसमें कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
और अच्छी व्यवस्था हुई है, नहाने धोने की अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह अच्छे बने पड़े हैं, कोई असुविधा नहीं हो रही किसी को भी। उधर प्रत्यदर्शियों के मुताबिक घटना की बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही है। संगम तट पर जाने और लौटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वहीं हजारों लोगों की भीड़ ने हालात को नियंत्रण से बाहर कर दिया। भीड़ बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते नहीं खोले। घबराहट में लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस भगदड़ के पीछे गहरी साजिश भी हो सकती है। अनेक श्रद्धालु कह रहे हैं कि संगम जाते समय दूसरी ओर से 10 लड़के आए और बैरिकेडिंग कूदकर महिलाओं से जानबूझकर धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। उधर महाकुंभ को वीआईपी कल्चर ने भी प्रभावित किया है, जिसमें प्रतिदिन आम जन को रोककर वीआईपी को रास्ता दिया जाता है। और वहीं रोडवेज के अलवर आगर की ओर से भी बुधवार से प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल बस आरंभ कर दी गई। इससे पूर्व यातायात प्रबंधक मुन्नालाल शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। एक दिन पहले ही मत्स्य आगार ने भी महाकुंभ के लिए बस शुरू की थी। उधर यातायात प्रबंधक शर्मा ने बताया कि शाम 4 बजे अलवर बस स्टैंड से रवाना हुई बस अगले दिन सुबह 5:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं वापसी में रात 8 बजे प्रयागराज से रवाना होकर अगले दिन अलवर पहुंचेगी। ये महाकुंभ के लिए आज 4 बजे प्रतिदिन रवाना होगी और इसमें 960 रुपए किराया है और प्रतिदिन 4 बजे चलेगी। मेरा आपके माध्यम से सभी यात्रीगणों और यात्रियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें सफर करें और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर निगम को और अपना जो यात्रा का धार्मिक कार्य है उसको पूरा करें। और यह 4 बजे यहाँ से चलेगी, वहाँ 5:30 बजे पहुंचेगी, उसके बाद 8:30 चलेगी पुनः। ये कानपुर, भरतपुर, आगरा इधर होकर निकलेगी और सभी से अनुरोध है कि इसका सदुपयोग लाभ उठाएं। इसके सरिस्का बाग अभयारण्य में बसे गांवों को विस्थापित करने की कवायद अब और तेज होगी। इसके लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज की समीक्षा हो रही है और इसमें ग्रामीणों की आकांक्षा के अनुसार बदलाव कर पैकेज दिया जाएगा। इससे विस्थापन के कार्य में तेजी आएगी। पेश है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। सरिस्का बाग परियोजना के कोर एरिया में मौजूद करीब 29 गांवों में से 5 गांव विस्थापित हो चुके हैं। इनमें भगानी, उमरी, रोटकला, डाबली और पानी ढाल शामिल हैं। वहीं कुछ गांव आधे विस्थापित हो चुके हैं और इनमें हरिपुरा, कांकवाड़ी, देवरी, क्रास्का और नाथुसर आदि गांव हैं। लेकिन ग्रामीणों को उनकी आशा के अनुकूल मुआवजा नहीं मिलने पर विस्थापन अटकने की आशंका के चलते सरकार अब पैकेज में सुधार करेगी। गौरतलब है कि सरिस्का में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी ग्राम विस्थापन जल्द होना जरूरी है। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के अनुसार गत सरकार ने इस पैकेज को कम कर दिया था, इसलिए सरिस्का के जंगल में बसे ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से विस्थापन प्रक्रिया में भी देरी हो रही है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चर्चा की गई है और इसके बाद दिशा में उच्च अधिकारी भी मंथन कर रहे हैं। जल्द ही पैकेज बेहतर होगा और गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। यदि हम बात करें तो पहले विस्थापन का पैकेज बहुत अच्छा था। गत सरकार जो गई है उन्होंने उस विस्थापन पैकेज को कम कर दिया, जिसके कारण अब जो विस्थापित होने वाले हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्र अंचल जो टाइगर रिजर्व्स के अंदर रह रहे हैं वो जाने में अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हमारा विभाग का प्रयास ये रहेगा कि हम उनसे सहमति लेकर के उनकी मन इच्छा मुताबिक उनको राजी खुशी वहाँ से विदा करें। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैकेज किस प्रकार से बढ़े, उनके आशा अनुरूप उनको पैकेज मिले, इस पे विभाग चर्चा भी कर रहा है, विभाग उस पर काम भी कर रहा है और आने वाले समय में वो काम आपको दिखेगा। उधर सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि वर्तमान में नाथुसर गांव की विस्थापन प्रक्रिया चल रही है। साथ ही हरिपुरा और क्रास्का के ग्रामीणों द्वारा सर्वे की तारीख बदलने की मांग पर सरकार को पत्र भेजा गया है। विस्थापन प्रक्रिया प्रगतिरत है। अभी एट प्रेजेंट नाथुसर गांव के विस्थापन प्रक्रिया चल रही है और जो पूर्व में विस्थापन वाले परिवार थे, जो अंदर के परिवार हैं, हरिपुरा है, क्रास्का है, इन गांवों की डिमांड है कि सर्वे डेट चेंज की जाए। तो इसके लिए भी सरकार को हमने यहाँ से भेजा है, प्रस्ताव भेजा है और सरकार ही डिसाइड कर सकती है कि इसके अंदर क्या डिसीजन लेना है। वहीं एटीएल की टीम सरिस्का स्थित गांव बेरा में पहुंची। यहां मौजूद ग्रामीण गिरिराज गुर्जर और दिलीप रेबारी का कहना था कि उन्हें पुराना पैकेज ही मिलना चाहिए। इसे लेकर वे मांग करने के साथ ही
अपने दस्तावेज वन विभाग को दे चुके हैं। सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो जो विस्थापन को लेकर किस तरह की यहाँ प्रक्रिया चल रही है सरिस्का बाग परियोजना में, और जो यहाँ गांव बसे हुए हैं उनको लेकर आज हम जो बेरा गांव है उसमें आए हुए हैं। हम यहाँ आपको दिखाएं तो ये बेरा गांव है। यहाँ कच्चे जो झोंपड़े बनाए हुए हैं, तो यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो विस्थापन की प्रक्रिया को लेकर वो क्या कहते हैं। तो ग्रामीण खड़े हुए हैं, हम उनसे जान लेते हैं। तो अभी इनका जो कच्चा घर है यहाँ किस तरह की सुविधा है और ये विस्थापन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। क्या पैकेज मिल रहा है, क्या नाम है आपका? राजेश नाम है जी। क्या पैकेज दिया जा रहा है आपको? हमको क्या सर मांग आपकी? हमारी मांग है 6 बीघा, एक परिवार को 90/60 का प्लॉट, 4.25 लाख रुपए अच्छा, तो जमीन में हमको दिखा दी गई है जाट मालियर। फिर क्या क्या बता रहे हैं? क्या ये बता रहे हैं देंगे देंगे देंगे, 3 साल हो गए हमको घूमता। अच्छा, तो हाँ। मतलब वापिस जैसे बीच में कम भी है क्या कुछ, आप बढ़वाना चाह रहे हो? नहीं, यही फिक्स यही चल रहा है। अच्छा, नहीं बीच में बता रहे थे कि कम हो गया, अब हाँ कम हो गए, बीच में बताए थे कम हो गए थे। तो पुरानी रेट 2008 के अनुसार? हाँ पुराना पैकेज के अनुसार 2008 में चल रही है वही अनुसार। तो अब क्या दे रहे हो? अब जो आप मांग कर रहे हो तो जमीन 6 बीघा जमीन और 90/60 का प्लॉट और 4.25 लाख रुपए ये चाहिए हमको। और वैसे कम कर दिए तो कितने कम किए थे? अब कम का तो कैश बता रहे हैं, वो पता नहीं, उन्होंने फाइल नहीं करी हम। जी कैश बता रहे हैं वो, पर हमने मना कर दिया उस चीज के लिए। हमको कैश नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। हमको जमीन चाहिए हमारे लिए। अच्छा, नहीं कोई जमींदार है हमारे पास, कुछ नहीं है यहाँ। ये प्लान है। तो किस चीज पे निर्भर रहते हो? खाली अपन बस अपने पशुपालन पे। तो आप बढ़वाना चाहते हो अपना? जरूर। कम हो गया था? हाँ कम को तो 2008 में कितना था? 2010 लाख थे वो टाइम कैश में। और अब फिर उसके बाद में 15 लाख कर दिए। 17 की सुनावनी है, अभी तो क्लियर ना हमारे 15 की तो क्लियर है। देखिए जी, जो पैकेज है ना हमको चाहिए पुराना पैकेज। अब इन्होंने बीच में 2023 में पैकेज चेंज कर दिया, तो उसमें दे रहे हैं जो कैश में 15 लाख रुपए। उसके बावजूद में जिसके पास ज़मीन है उसको वहाँ ज़मीन दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा। हम उस चीज़ के ऊपर सहमत नहीं है। हमको चाहिए मतलब जो पुराना पैकेज है वही चाहिए। हमें ये नया पैकेज चालू किया है इन्होंने, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। इस कारण ही हमारा गाँव को विस्थापन अटका हुआ है। विस्थापन? हाँ जी। कितने? हमारी मांग है पूरे गांव की पुराना पैकेज चाहिए। क्या है पुराना पैकेज में? पुराना पैकेज में जैसे कि 6 बीघा जमीन है, प्लॉट है और कैश भी है, वही चाहिए हमको जो पहले दे रहे थे। तो फिर उसके बाद अब कब से नया पैकेज आया है? ये पैकेज आया 2022-23 में लगभग। हमारे 2022 में डॉक्यूमेंट जमा हो गए थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड अपने अलवर हेड ऑफिस में। उसके बावजूद हमको ज़मीन दिखा दी यहाँ अपने जाट मालिक तिजारे में, और जो ग्राम सेवा से जो लिखा जाता है पत्र वो भी लिख के सरपंच द्वारा दे दिया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई प्रक्रिया चालू नहीं हुई गांव की। तो नया अब दोबारा पैकेज क्या है? हमारी मांग ये है कि हमको चाहिए पुराना पैकेज 2008 का। हाँ। और अब 2024-25 का उसमें बता तो दिया मैंने आपको, जैसे उसमें दे रहे हैं भाई जिसके पास ज़मीन गाँव में है उसको ज़मीन दी जाए, नहीं तो नहीं। जो भी DLC रेट के तौर पर हम उस पर सहमत नहीं है। पैसे भी नहीं दे रहे? पैसे दे रहे, कैश दे रहे 15 लाख रुपए। हम उस पर कैश चाहिए नहीं है हमको, हम तो ज़मीन के ऊपर अटके पड़े। हमें पुराना पैकेज चाहिए, ज़मीन चाहिए हमको जी। तो ग्रामीणों का कहना है कि जो पुराना पैकेज है 2008 के सर्वे के बाद मिल रहा था वही मिलना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ साल पहले कुछ पैकेज में कमी भी आई थी, लेकिन जो इनका विस्थापन है वो इसीलिए अटका हुआ है कि ये चाहते हैं कि पुराना पैकेज के तहत ही हमें यहाँ की सुविधा मिले, तो तभी हम विस्थापित होना चाहते हैं। कुल मिलाकर दशकों से जारी विस्थापन प्रक्रिया के आगामी समय में पूरी होने की उम्मीद है और ग्रामीण यहां से जाने के एवज में बेहतर पैकेज की आस संजोए हुए हैं। और वहीं सरिस्का में एनक्लोजर में रखे गए बाघ ST 2402 को अब जंगल में छोड़ दिया गया है। यह बाघ अपनी अलग टेरिटरी की तलाश में सरिस्का से निकलकर महुआ खुर्द और कई जगह विचरण करता रहा। उसे 3 जनवरी को रैनी के कर्णपुरा में ट्रंकुलाइज कर करना का बास एनक्लोजर में छोड़ा गया था। वहीं राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण नई दिल्ली की समिति ने बाघ का व्यवहार सामान्य पाए जाने पर इसे जंगल में छोड़ने के निर्देश दिए थे। बुधवार को बाघ ने सामान्य रूप से जंगल की तरफ मूवमेंट किया और इसकी मॉनिटरिंग के लिए 2 स्पेशल टीम गठित करने के अलावा रेडियो कॉलर लगाया गया है। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर इन दिनों लूटपाट और फायरिंग जैसी वारदातें जोर पकड़ती जा रही हैं। ऐसे में यहां से निकलने वाले मुसाफिर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसी क्रम में बदमाश या चालक और परिचालक से लूटपाट कर 2,78,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार देहरादून से अमरूद बेचकर पिकअप चालक परिचालक वापस सवाई माधोपुर जा रहे थे।
चालक अलवर निवासी अजीत शर्मा ने रैनी थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह मोहित प्रजापत के साथ देहरादून से अमरूद बेचकर सवाई माधोपुर जा रहे थे। रास्ते में पिनान टोल प्लाजा से करीब 3 किलोमीटर आगे वे कानेटी स्थित चैनल पर रुके थे। इसी दौरान 4-5 बदमाशों ने दोनों को घेर लिया। साथ ही अमरूद बेचकर लाई गई राशि सहित कुल 2,78,000 रुपए, चांदी के कड़े और 2 मोबाइल लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क के बीच पड़े मिले दोनों मोबाइल पीड़ितों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी है। चालक ने बताया कि लुटेरों ने गोली भी चलाई, जिससे दाएं हाथ में छर्रा लगा है। देहरादून से गाड़ी खाली करके आ रहा था। पिनान वाले कट को मैंने पार करके रात को ये 11:30 बजे के समथिंग गाड़ी रोकी थी और 132.6 पे। उसके बाद मैं बाथरूम करने उतरा। बाथरूम करके उतर के जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगा तो कई करे 4 जने आए। उन्होंने मेरे साथ मारे कुटी करी और एक ने बंदूक चलाई थी, जो मेरे हाथ में से गोली छू के यहाँ से निकली और मेरे को मारा। गाड़ी में जो भी मेरे पास कैश था, 2.5 लाख रुपए मंडी का पेमेंट था और मेरे पास कई करे 10,000 रुपये पेशगी थी और 18,000 रुपये भाड़ा था। उन सबों को ले गए और मेरे साथ मेरा ड्राइवर मोहित भी था, वो सो रहा था, उसको भी उन्होंने मारा। उसके भी कपड़े, जैकेट सारे सब कुछ ले गए। वो अजीत शर्मा निवासी अलवर ने रिपोर्ट पेश की कि वो देहरादून से सवाई माधोपुर अपने पिकअप से जा रहे थे। पिनान कट के पास में एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर 132.6 पर जब वो बाथरूम करने के लिए रुके तो सड़क के दूसरी तरफ से 4-5 आदमी आए और उनके साथ मारपीट की और गाड़ी में रखे करीब 2,78,000 रुपये लेकर के फरार हो गए, जिस पर उनका मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहाँ मौके पे आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनके फुटेज देखकर उसमें आगे की मुलजिमान की तलाश की और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के आह्वान पर 29 जनवरी को गांव बंद रहा। साथ ही खैरतल तिजारा जिले में भी सैकड़ों गांव और ढाणियों पर इसका असर रहा। पदाधिकारियों के अनुसार इन गांव ढाणियों में आपातकालीन सेवाओं और स्कूली बच्चों को छोड़कर अन्य गतिविधियां नहीं हुई। गांव में सब्जियां और दूध भी बाहर नहीं भेजा गया। इसके अलावा भवन निर्माण करवाने वाले किसानों ने काम बंद रखा। प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश बिजारणिया, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने मॉनिटरिंग की। गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, गारंटी कानून आदि मांगों को लेकर गांव बंद आयोजित हुआ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खेत को पानी, आप क्या माला पहनाएंगे? माला तो रामपाल जाट पहनाएगा, क्योंकि उनके अभियान में ये लोग जुड़े हैं और 29 जनवरी को गांव बंद होंगे। इसलिए रामपाल जाट, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामपाल जाट संघर्ष करो। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सतविंदर सिंह कुरुक्षेत्र के शाहबाद का निवासी था और शराब पीने का आदी था। वह परिजनों को बिना बताए अलवर आ गया था। का नाम है सतविंदर सिंह सनोप नानक सिंह। ये शाहबाद हरियाणा कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, जो आवारा टाइप से घूमता था, नशे का आदी था। उसके परिजनों ने भी लिखित में दिया है कि नशा ज्यादा करता था, इसलिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। कल क्या घटना हुई सामने? कल ये मृत हालत में मिला था एमआईए क्षेत्र में, जिसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया था। परिजनों को इसकी मृत्यु पर कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि शराब का नशे का आदी था, इसलिए पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जा रहा। अलवर में सदर थाना अंतर्गत आयान हॉस्पिटल के पास मंगलवार रात एक युवक के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। युवक के दोनों हाथ आरोपी पक्ष द्वारा तोड़ दिए गए। घायल अरशद ने बताया कि वह औरंगाबाद का रहने वाला है। 1 बीघा जमीन को लेकर उसका झगड़ा चल रहा था और इसी वजह से हमला कर दिया गया। उस वक्त पीड़ित अपने काम से अलवर आया हुआ था। युवक को इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मैं तोड़ा लेके आया था इधर एक रिश्तेदार का अपने अलवर, तो मैं उसे चाय पानी पी के घर ले जा रहा, तो रास्ते में
5 लोग मिले, वे गुंडे, वे आसिन अब्दुल्ला खंदाए थे और एक मेरे साथ मेरा भांजा था, उसके हाथ भी नहीं लगाया, गांव का ही था वो, उसका हाथ भी नहीं लगाया था और मेरा पैसा लिया ना मेरा फोन लिया। गुंडे होते तो मेरा फोन लेते, मेरा पैसा लेते, वे मुझे मार पीट करके और रोड पर पटक के पार चले गए। अलवर शहर के एनबी थाना क्षेत्र में कार ने मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी पहुंची। हिंदूवादी संगठन से जुड़े दिलीप मोदी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर वे भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार यह गाड़ी कांग्रेस के नेता अजय अग्रवाल की है और उनका कोई परिचित इस गाड़ी को चला रहा था। कार में बैठे लोगों को भी चोटें आई हैं। इन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। साथ ही इन लोगों ने निर्माण फिर से कराने का भरोसा दिलाया। उधर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। अभी कुछ देर पहले यहाँ के वासियों द्वारा फोन पर सूचना दी गई, कोई एक्सीडेंट है, कोई गलती से हुआ है, 2 लोगों को चोट लगी है। प्रशासन मुस्तैदी से आ गया, पूरा कार्रवाई हो रही है। ऐसे कोई बड़ी घटना नहीं है, छोटी मोटी घटना होती थी। रोड में मंदिर है, उस मंदिर में कोई घटना घटित हो गई है, समाप्त होने, इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। 2 लोगों के लगी है, 2 लोगों के लगी है। जानकारी ले रहे, प्रशासन आ गया, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, पूरी कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मंदिर में टूट फूट हुई है, वो सही करवाने के लिए तैयार है गाड़ी मालिक। अपने 160 फीट रोड पर नंबर 12 से पहले डिवाइडर पे शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, जिस पर किसी कार सवार द्वारा एक्सीडेंट करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अपनी मोबाइल टीम और थाना जाप्ता मौके पर पहुंचा। तो जहां पर लोगों ने बताया कि भाई इस कार द्वारा मंदिर में एक्सीडेंट कर दिया गया, जिससे मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन मूर्तियां सुरक्षित हैं, खंडित होने से बच गई। और उसमें कार सवार कुल 2 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिनकी कार थी उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कॉलोनी वासियों को कि मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया जाएगा। हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे, विभिन्न हिंदू संगठन के लोग पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे, जिनके द्वारा बातचीत की गई और ये निर्णय लिया गया, जिस पर कार को वहां से हटाया गया और मौके पर शांति। और वहीं जेईई मेंस के एग्जाम में जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी भागीदारी निभा रहे हैं, वहीं गुरु कृपा कोचिंग के बच्चों में एग्जाम को लेकर जोश नजर आया। उन्होंने चिकानी के पास स्थित परीक्षा केंद्र में पेपर दिया। बच्चों ने कहा कि पेपर जटिल होने के बावजूद उन्होंने इसे बेहतर ढंग से हल किया। उन्होंने बताया कि गुरु कृपा कोचिंग सेंटर में श्रेष्ठ मार्गदर्शन के चलते ऐसा करना संभव हो पाया। पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, मतलब इजी टाइप में था। केमिस्ट्री इजी थी, फिजिक्स भी ठीक थी, मैथ्स थोड़ी लेंदी थी। कौन सी कोचिंग से आप? मैं गुरु कृपा से। कैसे है वहाँ का गुरु कृपा का, किस तरह का? बहुत अच्छा है। एक्चुअली पढ़ाई के बेसिस में बात करें तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ। कितने बच्चे आए हैं? फिलहाल तो काफ़ी बच्चे हैं मेरे साथ, काफ़ी कम बच्चे दिखे हैं आज मेरे को एग्जाम के बारे में क्या कहते? बहुत अच्छी थी, सब एकदम बढ़िया। अलवर से ही है। कहाँ, कौन सी कोचिंग में? गुरु कृपा। गुरु जो शिक्षक वगैरह हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह की पढ़ाई? नहीं, टीचर्स अच्छा बिहेव करते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं तो हमें क्वेश्चंस नहीं बताते, जितनी बार पूछते उतनी बार रिप्लाई देते हैं। मतलब अच्छा बिहेव है वहाँ का। जैसे उन्होंने उनके पेपर्स होते हैं उसी लेवल का, उससे थोड़ा कम लेवल का था, उनका थोड़ा हार्ड होता है, बट अच्छा था जो भी था। पेपर आज कैसा रहा? पेपर अच्छा था। केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा इजी था, फिजिक्स भी सही था। मैं नीट स्टूडेंट हूँ तो सो मैंने मैथ्स तो अटैम्प्ट की नहीं, बट दोनों इजी थे। केमिस्ट्री ज़्यादा इजी था। किसका पेपर था? जी। क्या नाम है? संस्कृति। कौन सी कोचिंग से? मैं गुरु कृपा से। किस चीज़ का पेपर था आज, कैसा आया पेपर? पेपर अच्छा आया, जेईई मेंस का पेपर था और केमिस्ट्री इजी थी, फिजिक्स भी इजी लगी मुझे तो। और मैं तो नीट से हूँ तो मैंने मैथ्स को तो देखा नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी थी। जहाँ पढ़ाई करते हैं गुरुजनों का व्यवहार किस तरह, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे तो सर गुरुजनों का व्यवहार बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बहुत फैमिलियर है सब, और सभी मतलब मेरे को तो यहाँ आने से पहले तो सारे ऑल द बेस्ट मिले, मतलब सारे टीचर्स का पर्सनली मैसेज आया है, तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। कितने शिफ्ट में हो रहा है पेपर? कितनी शिफ्ट? 2 शिफ्ट में हो रहा है, एक सुबह और अब शाम को 3 बजे से चलेगा। अंदर व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब परफेक्ट है। क्या नाम है आपका? ध्रुव सैनी। कहाँ से आए हैं?
कटिहार कौन सी कोचिंग कर रहे हो? गुरु कृपा। किस चीज़ का पेपर था आज आपका? LJE में। कैसा आया पेपर? मतलब मॉडरेट लेवल ही था, मतलब थोड़ा इजी साइड भी था, हार्ड तो इतना था नहीं, मतलब ठीक ठाक था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मॉडरेट ही थी लगभग। कौन सी कोचिंग से हैं? गुरु कृपा। वहाँ के शिक्षकों के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की पढ़ाई होती है? नहीं, वहाँ पे मतलब अच्छे टीचर है वो, मतलब थोड़ा कोलैबोरेट भी रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो थोड़ा मतलब अच्छी पढ़ाई। हाँ। कितनी शिफ्ट में हो रहा है? अभी 2 शिफ्ट में है, आज का तो फर्स्ट शिफ्ट थी ये वाली। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की ओर से 9 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में टाइगर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा नेता एवं पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी लोकसभा क्षेत्र में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय टाइगर मैराथन दौड़ के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नमस्कार। फिट इंडिया हिट इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 9 फरवरी 2025 की सुबह अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर के प्रतिभागियों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक के प्रतिभागी भी सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही इसी दिन हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए भी एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से निश्चित रूप से अलवर का नाम राष्ट्रीय पटल पर आएगा और अलवर में पर्यटन, उद्योग, व्यापार, अलवर की प्रतिभाओं के लिए अवसरों में वृद्धि होने वाली है। मेरा अलवर संसदीय क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि इस आयोजन में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनावें। 9 फरवरी 2025 को होने वाले इस आयोजन में अपना रजिस्ट्रेशन अभी से कराकर आदरणीय हमारे मंत्री भूपेंद्र यादव जी की इस ऐतिहासिक पहल, जो कि अलवर में पहली बार हो रही है, उसको सफल बनावें। धन्यवाद। माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में गुरुवार से गुप्त नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। पंचमी तिथि के क्षय होने से नवरात्र 8 दिन के ही होंगे, जिनका समापन 6 फरवरी को होगा। स्कीम 10 निवासी पंडित जगदत्त शर्मा के अनुसार हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को नारी शक्ति और मां दुर्गा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुप्त नवरात्र में विशेष पूजन, तांत्रिक अनुष्ठान और शक्ति साधनाओं की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। एक साल में 4 नवरात्रे होते हैं। पहले नवरात्रे चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जिसे कि नवसंवत कहते हैं, और उस दिन से हिंदू नए साल का प्रारंभ होता है। उस दिन से चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होते हैं और इसके बाद शारदीय नवरात्रे, जो कि आश्विन मास में आते हैं, वो शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। इन 2 नवरात्रों को सामान्य नवरात्रे कहते हैं और इसमें सामान्य जन की तरह पूजा पाठ और दान पुण्य अनुष्ठान आदि होते हैं। जबकि इसके अलावा माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और आषाढ़ मास शुक्ल प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। कल 30 जनवरी से माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अर्थात 30 जनवरी गुरुवार से धनिष्ठा नक्षत्र और व्यतिपात योग में माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे। इस बार गुप्त नवरात्रों में पंचमी तिथि के क्षय होने से अर्थात एक तिथि के टूटने से नवरात्रे 8 दिन के होंगे। इन नवरात्रों का समापन 6 फरवरी गुरुवार को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को नारी शक्ति और मां दुर्गा की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रोक्त गुप्त नवरात्रों में देवी माता की गुप्त तरीके से प्रतिष्ठा होती है और गुप्त पूजा करके अनुष्ठान आदि करके विभिन्न तरह से मां को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त की जाती है। गुप्त नवरात्रों में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करके तांत्रिक अनुष्ठान शक्ति साधनाओं की सिद्धियां प्राप्त की जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रों का तांत्रिक और सिद्धियों के लिए विशेष महत्व माना गया है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर अलवर ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। ट्रैफिक सीओ मुकेश चौधरी के अनुसार नगली सर्किल से काशीराम चौराहे तक रैली के जरिए चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया। वहीं चौधरी ने बताया कि कॉलेज और स्कूलों में जाकर बच्चों को भी नियमों के बारे में समझाया जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज हमने बच्चों के साथ में यातायात नियमों के अवेयरनेस के लिए नंगली सर्किल से लेकर काशीराम चौराहे तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें करीब 100 बच्चों ने भाग लिया। हमारे ट्रैफिक के मुलाजमान साथ थे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, खुद को सुरक्षित रखें और सामने वालों को भी सुरक्षित रखें। आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? दिन ब दिन ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल जैसे हमने आई कैंप आयोजित किया था, इसके अलावा हमने कॉलेज में जाकर भी हमने अवेयरनेस की प्रोग्राम आयोजित किए थे। तो डेली रूटीन में हम कॉलेज, स्कूल्स या चौराहे पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के अवेयरनेस, ताकि सामाजिक सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पल्लीवाल जैन महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 31 जनवरी से होगा। अलवर के हसन खां मेवात नगर स्थित पल्लीवाल जैन महासभा भवन में अधिवेशन के दौरान परिचय सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम संयोजक एवं राष्ट्रीय सहमंत्री पवन जैन ने बताया कि इस दौरान 31 जनवरी को केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक और प्रतिनिधि सभा सम्मेलन सहित कई गतिविधियां होंगी। इसी तरह 1 फरवरी को साधारण सभा का अधिवेशन किया जाएगा। वहीं युवक मंडलों और सभी महिला मंडलों के अधिवेशन भी आयोजित होंगे। साथ ही अमृत वर्ष महोत्सव पुरस्कार वितरण सहित विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तैयारियों को लेकर शाखा अध्यक्ष विजेंद्र जैन एवं मंत्री नरेंद्र जैन, अर्थ मंत्री अशोक जैन एवं कार्यकारिणी द्वारा समितियां गठित की गई। कार्यक्रम संयोजक पवन जैन चौधरी, सह संयोजक कुलदीप जैन एवं पीयूष जैन रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे आयोजन की जानकारी प्रदान की गई। ये हमारा अखिल भारतीय पल्लीवाल महासभा के अंतर्गत शाखा अलवर द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन ये महासभा का प्रोग्राम है, मतलब केंद्रीय महासभा का प्रोग्राम है, जिसको ऑर्गेनाइज करने का दायित्व अलवर शाखा को दिया गया है। इसमें पूरे देश भर से हमारे जो पल्लीवाल समाज के क्षेत्र के लोग हैं, इसमें MP, UP और राजस्थान तो प्रमुख है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा बहुत कम है, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, इधर से हमारे लोग आ रहे हैं करीब इसमें। और करीब 700 से 800 की हमारी इन्वेंट्री आ चुकी है बाहर से आने वालों की। 1500 से 2000 के लगभग हमारे समाज जन यहाँ एकत्रित रहेंगे 2 दिन। और इसका नाम हमने पल्लीवाल मेला, हमने इसका नाम दिया है पल्लीवाल जैन मेला, जो 31 जनवरी और 1 फरवरी तक चालू रहेगा। और 1 फरवरी को सायंकालीन इसका निस्तारण होगा। 2 तारीख को चूंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन हमको करना था, जोड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से 2 तारीख का प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में अलवर के श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट द्वारा शिविर जारी है। वहीं प्रमुख पर्व मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं को शिविर स्थल पर चाय और अल्पाहार सहित भोजन सामग्री वितरित की गई। इसके अलावा स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने उन सफाई कर्मचारियों को वस्त्र वितरण किया जो महाकुंभ को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अलवर प्याज मंडी में आवक लगातार कम होती जा रही है। व्यापारी और किसानों के अनुसार प्याज का सीजन समाप्ति की ओर है। अब रोजाना सिर्फ 2000 से लेकर 4000 प्याज के कट्टों की आवक हो रही है। साथ ही औसत भाव 700 रुपए मन चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी कौन सा गांव है? गांव सौदानपुरा साहब। तो कितनी प्याज बोई थी आपने? हमने बोई 5-6 बीघा। अच्छा, तो अब कितनी प्याज लेके आए आप? अब तो लास्ट ले रहे हैं, आज 120 कट्टा ले रहे हैं। अच्छा, 120 कट्टा। क्या भाव में बिकी है? 700। भाव ठीक है या कम है? ठीक है साहब। तो 700 रुपये में पड़ता खा जाता है आपका? अब साहब 700 रुपये में पड़तो ना खा, पर अब तो पड़तो ही खाए थोड़ा सा। और 800 1000 चल जाते हैं जब तो पड़ता खा जाते। 1000 में पड़ता खा? 1000। अब खर्चो ज़्यादा लगे। आवक तो कम है। कितनी चल रही है? 4-5 हज़ार रुपये। अच्छा, क्या भाव बिक रहे हैं? 700 रुपये। तो ये बाहर के ग्राहक हैं यही लोकल के ही? बाहर के। क्या कारण है कि अब प्याज की आवक कम हो गई? सीजन खत्म हो गया। अच्छा। अलवर शहर के रावली विहार थाना अंतर्गत नर्सरी उद्यान में स्थित प्राचीन मंदिर को लेकर विवाद हो गया। ऐसे में सोनावा डूंगरी के स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। कैलाश सैनी सहित क्षेत्र के अन्य निवासियों ने बताया कि इस भोले बाबा के प्राचीन मंदिर में पूजन से नर्सरी उद्यान वाले रोक रहे हैं। साथ ही उनका रास्ता भी बंद कर दिया गया है।
इसे लेकर जिला कलेक्टर को कई बार अवगत कराने पर भी नतीजा नहीं निकला। उधर उद्यान विभाग के उपनिदेशक कन्हैया लाल मीणा के अनुसार लोगों को यहां उचित रास्ते से आकर पूजा करनी चाहिए, जबकि वे टूटी हुई चार दीवारी से आते हैं और ऐसे में असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा बना रहता है। ये सोनावा डूंगरी निचला सोनावा बोलते हैं इसको, और यहाँ पर ये मंदिर है और कोई मंदिर है नहीं, पुराना पौराणिक मंदिर है जो पहले जब ये खेती थी उस टाइम का मंदिर बनाया हुआ है। तो इसमें ये एग्रीकल्चर वाला का ये बाग बन गया। पहले तो यहाँ पर दोनों साइड में डंडा हो रहा था, पूजा पाठ करते थे। अभी ये इन्होंने डंडा आगे बढ़ा दिया और वो टूट गया। हमने इसमें पूजा के लिए कोशिश की तो इसमें एक इंचार्ज है, इनका कोई नाम तो ध्यान नहीं है, वो बताते हैं HM है मुस्लिम, कोई मुसलमान है वहाँ पर इंचार्ज इस बाग के अंदर। वो ना आके हमें कोशिश करी जाने की, रास्ता बना रहे थे तो उसने मना कर दिया कि भाई आप पूजा करने घर में करो, ये वर्ड बोल के गया था। भगवान घर में होते हैं, आप हमारी जमीन है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कच्ची बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, हमको सिर्फ इसमें से 5 फुट का रास्ता चाहिए, आने जाने का रास्ता चाहिए। हमारा रोड चल रहा है, मतलब सत्संग वर्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे आसपास यहाँ कहीं मंदिर नहीं है, हमारा यही मंदिर है, इनका इस मंदिर में कोई रोड़ा नहीं है। और हमको मंदिर पूजा करने को मतलब रास्ता बंद कर दें, जाने नहीं देते हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है, भोले बाबा का ही मंदिर है बस, और कुछ का मंदिर नहीं है। ये भोले पुराना मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है। हमको ये अर्चल करते हैं, ये भी अर्चल करती है, बगल वाली भी, ये भी मतलब घंटाड़ी भी बजा देते, तो कहते हैं कि घंटाड़ी क्यों बजा देते, इसलिए हमको वैसे कच्ची बस्ती पूजा पाठ करते तो इनका इतराज है। हाँ, इतराज है इनको मंदिर में। ये मामला ये है जी, यहाँ से हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो ये करने नहीं देते हैं, और पूजा के लिए भी, और मंदिर जो खंडित खराब हो रहा है उसको सही नहीं करने देते हैं, ना ये हमको रास्ता दे रहे हैं पूजा करने के लिए। तो ये बस्ती परेशान है मंदिर के लिए, ये कहते हैं कि हमारी जगह है, ये मंदिर इनका नहीं है। मतलब मंदिर बहुत पुराना है, इसमें जब मैं छोटा सा गया, बहुत पुराना मंदिर है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है मतलब पूजा करने के लिए, और ये रास्ता कर देते नहीं है, आने जाने नहीं देते। हमने इसमें गेट लगाया था, जो गेट भी इन्होंने उपाड़ दिया। हमने इनसे बोला कि भाई गाय वाय माँ कूदे, हमने गेट लगाया था, वो गेट उपाड़ के ले गए। इनसे बोला हमने तार खींच देते हैं आपके, यहाँ पे कोई नुकसान हो, तो उन्होंने तार भी मना कर दिया। और हमने अब बोलते हैं कि यहाँ से चोरी होती है, इसमें दारू पीते हो, ऐसे मतलब झूठा लगाते हैं जी। ये रास्ता देते नहीं है, बाग वाला बिल्कुल नहीं देते हैं, और झगड़ा करते हैं। औजार पाकि सब ले गया, हमारे गेट एटन को भी छड़ाया तो गेटन को उतार ले गया ये है जो, और ये रास्ता नहीं दे रही है बाग वाला बिल्कुल भी। हमको रास्ता चाहिए, हमको ना चाहिए और कछु भी, हमको रास्ता चाहिए इनका। अलवर में मोती डूंगरी के पास स्थित संजय कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। कथा का आयोजन 23 जनवरी को शुरू हुआ था, वहीं बुधवार को समापन के बाद अब 30 जनवरी को हवन किया जाएगा और इसके बाद भंडारा होगा। वहीं गोवर्धन से आए कथावाचक सोनू कृष्ण ठाकुर महाराज ने बताया कि कथा को सुनने के साथ ही अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। उधर इस मौके पर राधा कृष्ण एवं सुदामा की झांकी सजाई गई, साथ ही भक्ति भाव से महिलाएं नृत्य करती नजर आई। और अलवर नगर के वासी और सदा खुश रहना, और गलती हुई जो हमें और माफो कर देना, और आत्मा की बात तुमको बदला रहे हैं, और हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय की विकास समिति की बैठक बुधवार को कॉलेज के स्मार्ट कक्ष में आयोजित हुई। प्राचार्य प्रोफेसर सत्यभान यादव ने बताया कि इस दौरान समिति के जरिए हुए कार्यों के अनुमोदन सहित आगामी प्रस्तावित विकास कार्यों के प्रस्ताव लिए गए। इस बैठक में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय भूपेंद्र यादव के प्रतिनिधि के रूप में उनके निजी सहायक नितिन सांगवान पहुंचे। साथ ही जिला कोषाधिकारी राजकुमार, गंगाश्याम गुर्जर एवं दिनेश गुप्ता, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर RC अग्रवाल और डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा आदि की मौजूदगी रही। इस बैठक में विस्तार से इस बात पर चर्चा की गई कि राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में आने वाले वर्षों में
विकास समिति के मार्फत कौन कौन से कार्य करवाए जाने हैं और जो पिछले कार्य हुए हैं उनकी सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा तारीफ की गई और मीटिंग इस आश्वासन के और इस सहमति के साथ समाप्त हुई कि भविष्य में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी और माननीय श्रीमान संजय शर्मा जी राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री के सार्थक प्रयासों की मदद दी जाएगी। उनके सार्थक प्रयासों से कॉलेज में आधारभूत सुविधाएं और जुटाने पर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। श्री श्री 1008 श्री बाबा रामदेव जी महाराज का मेला, स्थान ग्राम हल्दीना, अलवर। दिनांक 31 जनवरी 2025। विशाल कुश्ती दंगल प्रातः 11 बजे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 22 जनवरी 2025। कलश यात्रा प्रातः 9 बजे। 28 जनवरी 2025 सुखदेव पूजन साय 4 बजे। 29 जनवरी 2025 पूर्ण आहुति व भंडारे का आयोजन प्रातः 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज के धार्मिक प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर हवन पूजन हुआ, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान 30 हलवाई प्रसाद बनाने में जुटे रहे, साथ ही सैकड़ों सेवादारों ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और दंडौती देते हुए प्रार्थना की। मेला कमेटी की ओर से भामाशाह और समाज सेवियों को साफा बांधकर अभिनंदन भी किया गया। इनमें अलवर से पहुंचे जितेंद्र सैनी, विष्णु कुमार और मोहनलाल भी शामिल थे। उधर मेला कमेटी से जुड़े फूल सिंह ने बताया कि आयोजन में भामाशाहों का भी सहयोग रहा। श्री श्री 1008 बाबा रामदेव जी का ये धार्मिक प्रांगण है। सुबह हवन यज्ञ पूजन के पश्चात यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन शुरू किया गया है और इसमें लगातार 10 दिन से जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उसमें प्रमुख रूप से यहाँ एडवोकेट राम निवास जी हैं, तो जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो हम राम निवास जी से जानते हैं क्या कहना है उनका बाबा रामदेव के कार्यक्रम के बारे में। बाबा रामदेव का जो कार्यक्रम है ये करीब
सैकड़ों सालों से यहाँ बड़ी सुचारू रूप से चालू हुआ है। यहाँ करीब 10 दिन का ये प्रोग्राम होता है। इसमें सप्ताह का प्रोग्राम होता है। 22 तारीख से सप्ताह का हुआ था, 28 तारीख तक सप्ताह का यहाँ समापन हुआ। अब 29 तारीख का विशाल भंडारा है। इस भंडारे में 80 मन दूध की खीर बनेगी और 50 मन आटे के पुए बनेंगे, वो देसी घी में है। यहाँ ओड पास के सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासियान इसमें सहयोग करते हैं। ये जन सहयोग से भंडारा का काम किया जाता है। इसमें कल 31 तारीख को झांकियों का और जागरण का प्रोग्राम किया जाएगा और 31 तारीख को यहाँ विशाल कुश्ती दंगल होता है। वो कुश्ती दंगल अलवर ज़िले में नहीं, राजस्थान में बड़ा फेमस कुश्ती दंगल होता है। उसमें आखिरी कुश्ती 1 लाख रुपए की होती है। 1 रुपये से 1 लाख रुपया तक की कुश्तियाँ यहाँ की जाती हैं। जितने भी पहलवान आते हैं सभी को कुश्तियाँ लड़ाई जाती हैं। कुश्तियों में का आकलन नॉर्मल ग्रुप से कुश्ती जो होती है उसमें क्या मांगते हैं आप, और बराबर रहती है तो उसका क्या निर्णय करती है आपकी टीम? बराबर जो कुश्ती रहती है, लास्ट की बराबर जो बराबर कुश्ती रहती है उनमें कोई इनाम नहीं देती है। लास्ट वाली कुश्ती अगर बराबर में रहती है लाख रुपया वाली, तो उन्हें दोनों पहलवानों को 51 हज़ार रुपये हम देते हैं। श्री 1008 रामदेव जी महाराज के प्रांगण में 29 तारीख को सुबह हवन पूजन यज्ञ के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे सैकड़ों गांवों से आकर मालपुए का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग हल्दीनाथ क्षेत्र सहित अन्य गांव के लोग भी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ नीचे करीब 30 हलवाई मालपुआ का प्रसाद बनाने में लगे हुए हैं। 70 मन दूध आया है, 50 मन इसमें आटा लगा है और 20 पीपा घी के लाए गए हैं, देसी घी के, उससे प्रसाद निर्पित किया गया है। और यहाँ पर ये मेला कमेटी बैठी हुई है, ये सब व्यवस्था को देख रही है और इनकी ओर से ही करीब 10 दिन से मेला कमेटी के सब लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके साथ ही हल्दीना के जो लोग हैं, सेवादार हैं, बाबा रामदेव के सेवक हैं, वो इस धार्मिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 10 दिन की जो भगवत कथा हुई थी उसके साथ ही ये संपन्न होने के साथ आज भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं अवधेश सिंह, हल्दीना से ATL न्यूज़। और 30 तारीख को बाबा की झांकी निकाली जाएगी जिसमें सभी ग्रामीण शामिल रहेंगे और 31 जनवरी को सुबह बाबा के महाआरती होगी। उसके पश्चात यहाँ पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा जिसमें करीब 1 लाख रुपए तक की कुश्ती का आयोजन होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रेवाड़ी के कर्मचारियों द्वारा जनक सिंहपुरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को पाइपलाइन से होने वाली एक्टिविटी के प्रति जागरूक बनाया गया। गौरतलब है कि इंडियन ऑयल की पाइपलाइन नीमराना उपखंड क्षेत्र के जनक सिंहपुरा गांव के पास से निकल रही है। उधर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नीमराना एडिशनल SP शालिनी राज रही। वहीं उप महाप्रबंधक विकास बनवाल ने बताया कि पाइपलाइन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ और लीकेज की स्थिति में तुरंत सूचित करने का आह्वान किया गया। साथ ही बताया गया कि लीकेज की स्थिति में आग लगने पर कैसे समाधान किया जाए। इस अवसर पर DSP सचिन शर्मा, CI विक्रांत शर्मा सहित प्रवीण कुमार यादव, हेमंत गोयल, सचेत यादव, विशाल रजत राजपूत और लालाराम यादव आदि मौजूद रहे। यहाँ पे हमारी एक पाइपलाइन जाती है कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में, जो सांगानेर से आती है और आगे पानीपत रिफाइनरी की तरफ जाती है। यहाँ पे 3 पाइपलाइन है, जिसमें 2 क्रूड की लाइनें हैं और 1 प्रोडक्ट की लाइन है। आज एक यहाँ पे ऑफसाइट मॉक ड्रिल का कार्यक्रम का किया गया था, जिसमें एक चोरी की मतलब कुछ काम करते वक्त उसमें एक रिसाव की बात हमारे सामने आई थी, जिसको हम लोगों ने आकर के अरेस्ट किया, काम करते वक्त छोटी सी एक दुर्घटना भी हो गई थी जिसमें कि फायर लग गया था। उस फायर को हमने बुझाने का भी काम किया और उसके बाद सफलतापूर्वक उस पूरे रिसाव को, लीकेज को हमने अरेस्ट कर लिया और काम को समाप्त किया। नीमराना स्थित सीनियर स्कूल में बुधवार को वार्षिकोत्सव के साथ ही प्रतिभावानों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य कर्म सिंह यादव ने की, जबकि मंच संचालन व्याख्याता अरुणा यादव एवं प्रियंका जांगीर द्वारा किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं कार्यक्रम में एडवोकेट रविंद्र सामरिया, लक्ष्मी नारायण योगी, भूपेंद्र यादव, प्रकाश सेन और सरोज देवी आदि उपस्थित रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के स्टेट हाईवे संख्या 25 से लेकर अनेक गांवों तक सड़क निर्माण की मांग उठ रही है। केसरपुरा, बल्लाना, जाटोली, इमटीपुरा, बालेटा, पुनखर और पृथ्वीपुरा से राजगढ़ बाईपास मीन भगवान मंदिर तक सड़क को चौड़ा करने की भी मांग है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री के नाम मालाखेड़ा SDM और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया है।
वहीं जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता को भी लोगों ने अपनी समस्या से अवगत करवाया है। वहीं आरोप है कि इस सड़क मार्ग को पृथ्वीपुरा से करीब 2 किलोमीटर दूर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक पंचायती राज प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस सड़क कार्य को स्वीकृत मांग पर ही करवाया जाए। उधर ज्ञापन सौंपने के दौरान घनश्याम शर्मा, सिंबुदयाल शर्मा, कैलाश योगी, गिरिराज मूर्तिकार, सुरेश मीणा, श्याम सुंदर गुप्ता और अशोक भाटी आदि उपस्थित रहे। खबर अकबरपुर से, जहां पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक प्रकाश ने बताया कि आईजी अजयपाल लांबा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम साहोड़ी में दबिश दी गई। यहाँ के निवासी साहिल को पकड़कर मोबाइल जब्त किया गया है। वह सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कपड़े बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों को ठगता था। पुलिस मुख्यालय व उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है साइबर शील्ड के तहत। उक्त अभियान में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार व साइबर सेल के द्वारा चिन्हित मोबाइल सिम नंबर जो ऑनलाइन कपड़े बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों को झूठा झांसा देकर क्यूआर कोड के माध्यम से उनसे पैसे डलवाकर ठगी की कार्रवाई करते हैं। कल दिनांक 27/1/2025 को मोहम्मद साहिल पुत्र इशाक खान, जाति मेव, निवासी सावड़ी का बास, अलवरपुर में एक मोबाइल जिससे वो फ्रॉड कर रहा था के साथ गिरफ्तार किया जाकर सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। रामगढ़ भाजपा के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी का बुधवार को बहादुरपुर रोड पर स्वागत हुआ। यहां समाजसेवी बाबूलाल जांगीर के सानिध्य में उन्हें साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर एडवोकेट देवेंद्र दत्ता और राजकुमार कश्यप सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सैंथली गांव में आयोजित भागवत कथा में पहुंचने पर भी मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी का स्वागत हुआ। सकट गांव स्थित रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भागवत कथा के आयोजन जारी हैं। यह कार्यक्रम जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान द्वारा नवनिर्मित 4 धाम राम एवं श्याम मंदिर में हो रहा है। वहीं भागवत कथा के 5वें दिन बुधवार को वृंदावन के कथावाचक आचार्य गिरधारी कृष्ण भारद्वाज ने अनेक प्रसंग सुनाए। गोवर्धन पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित्र और कालिया दमन आदि की कथा सुनाई। इस मौके पर जयकारे गूंजते रहे और महिला श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगी। इस दौरान दौसा के पंडित मनोहर लाल शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दिलवाई। मंदिर महंत रमाकांत जैमन और ट्रस्ट अध्यक्ष हरिमोहन शाहरा ने बताया कि कथा का समापन 31 जनवरी को पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ होगा। इसी दिन नवनिर्मित मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। खैरदल पुलिस ने पुरानी करेंसी ऊंचे दामों में खरीदने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 शातिर पकड़े हैं। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि बदमाश फखरुद्दीन और आदिल ग्राम शोरवा के निवासी हैं। वे सोशल मीडिया पर ऐड और मोबाइल नंबर डालकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बात तिजारा की, जहां खिजूरी बास स्थित पीएम श्री सीनियर स्कूल में एकेडमिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 10 विद्यालयों की भागीदारी रही। यहाँ स्टॉल लगाने के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। साथ ही एसआरएफ फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि एडीएम अश्विनी के पवार रहे। बड़ौदा में कस्बे में राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम संपन्न हुआ। बुधवार को महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन किया गया। इस दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान हुआ। वहीं अनेक विषयों पर कार्यशालाएं भी हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग से सीडीपीओ देवीलाल मीणा ने लैंगिक समानता एवं बालिका शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण, साइबर क्राइम से बचाव और वित्तीय साक्षरता आदि विषयों पर विचार रखे गए। महिला अधिकारिता ब्लॉक परीक्षक वंदना मित्तल ने महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर 10 बालिकाओं के जन्मोत्सव का आयोजन केक काटकर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष मगनलाल फौजी और सरपंच राजेश जैन सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम। इसमें महिलाओं के लिए आत्मरक्षा, उन्हें स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर,
उन्हें वित्तीय साक्षरता प्रबंधन, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, साइबर अपराधों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, परिवहन से संबंधित उन्हें जानकारियां देने के लिए यहाँ वर्कशॉप आयोजित की गई है। और यह मतलब यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु ये राज्य सरकार की पहल है। खैरतल में प्रगतिशील किसानों एवं पेस्टिसाइड डीलर्स को ट्रेनिंग दी गई। उन्हें एनपीएसएस ऐप एवं कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी गई। सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया कि यहां संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में संयुक्त निदेशक डॉक्टर वसुधा गौतम द्वारा गठित टीम ने प्रशिक्षण दिया। साथ ही प्रज्ञा गौतम, शिवराम और आरती सैनी सहित अन्य अधिकारियों ने विचार रखे। उन्होंने जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए किसानों को प्रेरित किया। सामान्य चिकित्सालय स्थित राजकीय ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए लाइफ सेवर टीम द्वारा रक्तदान किया गया। चेयरमैन मूलचंद जांगीर ने यहां ब्लड डोनेट किया। साथ ही बताया कि सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ रक्त की खपत भी ज्यादा है और इसकी कमी को देखते हुए एक मरीज को ए पॉजिटिव रक्त मिलने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे में जांगीर ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अलवर से गए भक्तों के परिजनों में बनी चिंता। कुशलता की जानकारी लेने में जुटे रहे लोग। हादसे में अनेक लोगों की गई है जान। सरिस्का में बसे गांवों के विस्थापन के लिए सरकार अब बदलेगी पैकेज। अटकी प्रक्रिया होगी तेज। एक्सप्रेस वे पर चालक और कंडक्टर से हुई करीब 3 लाख की लूट। सवाई माधोपुर जाते वक्त अज्ञात बदमाशों ने पिनान में दिया अंजाम। और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर रहा गांव बंद। अलवर परिक्षेत्र के अनेक गांवों में गतिविधियां रही ठप। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।